गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग अपने पहले वीडियो में पढ़े हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी का लिखा हुआ ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर नेपाल के रास्ते तिब्बत की राजधानी ल्हासा है। ये लेखक की एक यात्रा वृत्तांत थी, हम लोग पढ़े हैं। अब इसका हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए इसका प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश मतलब अच्छे वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? एक लेखक पहली बार जब गए थे तो उनको अच्छा स्थान मिल गया था, भिखमंगे के वेश में भी गए थे तो, और दूसरी बार उन्हें नहीं मिला। यही पूछा जा रहा है क्यों। तो इसका प्रमुख कारण था संबंधों का महत्व होता है। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल सकता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे, उनके जान पहचान के लोग वहाँ रहते थे, और 5 साल बाद स्थिति बदल गई। भद्रवेश में होने के कारण भी जो है उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति कहिए मनोवृत्ति थी। मनोवृत्ति में बदलाव हो जाने के कारण ऐसा हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात थी, वहाँ के लोग शाम होते ही जो है झंग पी करके और अपना होश हवास खो देते थे, और सुमति भी उनके साथ नहीं थे कि उन्हें कोई पहचान सके। अगर सुमति होते तो उनके यजमान पहचानते और उचित व्यवस्था करते। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। जैसे यहाँ लाठी डंडा लेके लोग घूमते थे, वहाँ जो है तिब्बत में लोग पिस्तौल और बंदूक लेके घूमते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे, जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों की हत्या और लूट मार का भय बना रहता था। लंगकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीरे चलने लगा था, इसलिए लेखक को डर था कि कहीं हम पीछे हो गए तो यात्रा में कोई भी मार सकता है। अब तीसरा प्रश्न इसका है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए। तो पहला कारण तो यही है कि उनका घोड़ा थका हुआ था, वो धीरे धीरे चल रहा था। तो लंगकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीरे धीरे चलने लगा था, इसलिए लेखक अपने साथियों से बिछड़ गए, और बिछड़ने के बाद रास्ता भूल गए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर अधिक समय न लगाएं। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गईं। वह एकांत में उनका अध्ययन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी कि अब आप जाइए। 5वां प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा में लेखक को कौन कौन सी कठिनाई आई थी, ये इसको आपको पाठ में बताया गया है, किताब में भी है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं।
लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कुछ निम्नलिखित हैं, हम आपको बताते हैं। पहला, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, और जब अनुमति नहीं थी तो जाए कैसे। लेखक भिखमंगे के भेष में गए थे, तो पहली कठिनाई ये थी कि उन्हें भिखारी के रूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरी कठिनाई, चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इस कारण लेखक को ठहरने के स्थान के लिए भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। डाड़ा थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा, ये तीसरी समस्या है। चौथा, लंगकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए, ये भी कठिनाई का उन्हें सामना करना पड़ा। छठवां प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बत समाज कैसा था। तिब्बत का तिंगरी प्रदेश विभिन्न जागीरों में विभक्त था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन था। जागीरों का मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजदूर मिल जाते थे। बेगार मतलब बिना पैसे में ही मजदूर मिल जाते थे। सारे प्रबंधन की देखभाल कोई भिक्षु करता था, और वह भिक्षु जागीर के लोगों के लिए जो है राजा के समान सम्मान पाता था। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जात पात आदि कुप्रथाएं, पर्दा प्रथा ये सब नहीं था। कोई भी अपरिचित व्यक्ति किसी के ही घर के अंदर तक जा सकता था, कुछ मांग के खा सकता था, अपनी झोली से चाय निकाल के दे के बनवा के पी सकता था। परंतु भिखमंगों को चोरी के डर से लोग घर में घुसने नहीं देते थे, ताकि उनके यहाँ कोई भी जो है वो पाबंद नहीं था कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सातवां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाएगा। तो पहला है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा, लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। नहीं, ऐसा नहीं था। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, यही उसका असली कारण था। अब इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति है। इसका आठवां प्रश्न देखिए, सुमंत के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमंत के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमंत के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। आठवें प्रश्न का उत्तर है, सुमंत के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। तिब्बत के तिंगरी प्रदेश में लगभग हर गांव में उनके परिचित हैं। वह उनके वहां धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होते हैं। उन्हें लोग घर में आदरपूर्वक स्थान देते हैं। वह सबको बोध गया का गंडा प्रदान करते हैं। लोग गंडों को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। सुमंत स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहे होंगे, तभी लोग उन्हें उचित आदर देते होंगे। 9वां प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होता है। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। तो सही है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः उसकी वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तथा गंदे कपड़े देख करके उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगे के भेष में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के व्यक्ति होते हैं।
हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा का ही पड़ता है। उसी आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में भी कुंठित विचारों वाले लोग हो सकते हैं नहीं, होते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं होता है, इसलिए हमारी समझ से तो ये गलत है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर में किस प्रकार भिन्न है, राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ बर्फ पड़ता है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17.18 फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई देते हैं। भीटे की ओर देखने पर पहाड़ों पर ना तो बर्फ की सफ़ेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली होती थी। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर था। यही है वहाँ की भौगोलिक स्थिति। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। ये तो आप यात्रा करेंगे तो आप उसको खुद लिखेंगे अपने शब्दों में। 12वां प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्यपुस्तक में कौन सी विधा है? प्रस्तुत विधा उनसे किस मायने में अलग है? तो प्रस्तुत पाठ में जो हमारी पाठ्यपुस्तक है क्षितिज, इसमें महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन का दिन है, जो हटा दिया गया है इस बार। संस्मरण है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है, जिसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों गद्य साहित्य की विधाएं हैं, जो कि एक दूसरे से भिन्न है। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अनुभव पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से कहीं व्यापक है। बाकी है 13वां, 14वां, 15वां आप स्वयं करेंगे। ये भाषा अध्ययन है, इसे आपको करना होगा। आशा करते हैं कि प्रश्न अभ्यास आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।